हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उसी समय इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भारत के संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो भाग 3 को कहा है उन्होंने। भाग 3 को बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण बताया है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक व प्रतिदेय अधिकार है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के जो भाग 3 है उसमें कुल 24 अनुच्छेद है, ठीक है, जिसमें मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और उसमें से एक मौलिक अधिकार को बाद में हटा लिया गया जो संपत्ति का अधिकार था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो वर्तमान में भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का ही हिस्सा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो भारतीय संविधान के न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि अगर मूल अधिकार का आपका हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व। तो मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, वो भी जब राष्ट्रीय आपात आए हो तब। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकार के बारे में जो सुनवाई करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा, यानी कि संसद द्वारा इसको संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो मूल अधिकार है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। सॉरी, निलंबित किया जा सकता है, सॉरी, इसको निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपात आया हो तो 21 और 22 को छोड़ के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो मूल अधिकार का प्रवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, यानी सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार पर अवश्य प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य। तो मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का शक्ति उच्चतम व उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के समय संसद में संशोधन करके इसको निलंबित कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 है, यह राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, जो कि सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये भी सही है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गलत।
ये सही और ये क्या हो जाएगा गलत। और ये यूएसए में अधिकारों बिल की भांति नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के ही संविधान से लिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण अनुच्छेद 14 लगाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14, 15 व 16। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 में समान कानून का संरक्षण प्रावधानित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसे व्यवहार का निषेध करता है? तो यह अनुच्छेद 17 ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार भारतीयों के लिए धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19। ये क्या है? स्वतंत्रता, वाक और इसकी स्वतंत्रता है, जबकि ये समानता का अधिकार है 14, 15, 16 ये सब। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है लोक व्यवस्था, तो इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। शिक्षा पे भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सदाचार, इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। और स्वास्थ्य, इस पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 4, 5। अगला प्रश्न है, चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराइजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो इसका सही आंसर है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उपबंधित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद है 19(a) के अ में। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्ययभूत हैं? तो कितने प्रकार की? तो 6 प्रकार की, यानी अभी वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? प्रत्ययभूत है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में अनुबंधित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो अनुच्छेद 19 में वर्णित जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध ये संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये क्या है? स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। अगला प्रश्न है,
प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार और धर्म का अधिकार। तो धर्म का अधिकार भी मौलिक अधिकार है और हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विशेष यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। तो देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। किसी राष्ट्रीय गीत के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इस प्रकार इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये सही है, 2 भी सही है और तीसरा क्या है, ये गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता किसे दिया है? आवास का अधिकार, तो इसको दिया गया है। विदेश यात्रा का अधिकार, इसको भी मौलिक अधिकार में दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ये क्या है, नहीं है। यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसमें कहा जा रहा है अबाधित। इस प्रकार इसका सही आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा आपको 24 घंटे के अंदर। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के लिए किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का ये जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 24, ये उल्लंघित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। यानी कि अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको एक बार ही दंड मिलेगा, ये नहीं कि उसको बार बार दंड दिया जाएगा उस अपराध के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी समान व्यक्ति को जिसे किसी समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जानने के अधिकार, ये सही है। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो बिना वैलिड रीजन बताए नहीं गिरफ्तार कर सकती है। बी है, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार, ये भी सही है। वो गिरफ्तारी के बाद वो अपने वकील को चुनने का भी स्वतंत्रता मिलती है। सी है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, ये भी सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का अधिकार। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में वर्णित है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध
तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत संविधान में सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, ये भी सही है। सिखों को कृपाण धारण करना एवं रखने का अधिकार, सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये सही है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये गलत है। यानी कि आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। ये क्या है, गलत है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो राज्य स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है, सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है और लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 व 30। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित व संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, और अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो वही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपातकाल की स्थिति में के दौरान हो सकता है निलंबित, सेना सदस्यों के संबंध में हो सकता है, यानी सेना को ये अधिकार नहीं दिया जाता है। जब सैनिक विधि लागू हो, यानी कि मार्शल लॉ लागू हो, उस समय भी जो मौलिक अधिकार है वो क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। इस प्रकार उपयुक्त सभी परिस्थितियों में मौलिक अधिकार ये निलंबित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है रीट, जिसको समादेश भी कहा जाता है, और रीट 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के उच्च न्यायालयों को, यानी सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, ये सभी को वो जारी कर सकता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, और रीट 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। दूसरा, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। इस प्रकार ये सही है, बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, सॉरी दोस्तों, जो ये क्वेश्चन था इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ये बी वाला क्या था, गलत है। इसका डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी द्वारा। यानी कि पुलिस अगर दोषपूर्ण तरीके से किसी को नज़रबंद कर ली है तो वहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है, यानी कि उससे पूछा जा सकता है कि आप किस आधार पर इसको बंदी बनाए हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त आदेश समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा, यानी कि अधिकार परीक्षा के द्वारा वो सरकारी पद को बचाने का अधिकार जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं परमादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है वह अपने कर्तव्य का पालन करे क्या कहलाती है? तो परमादेश कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और उसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है परमादेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट को कहा जाता है? तो रीट को कहा जाता है मेंडेमस। क्या कहा जाता है इसको? मेंडेमस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो उत्प्रेषण निम्न में से अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, इसके लिए भी किया जाता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर भी किया जाता है। अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधि त्रुटि के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका है अधिकार परीक्षा। यानी कि कोई सरकारी व्यक्ति अपने जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर देता है, यानी उसे काम करवाता है और वेतन खुद लेता है, तो इसके लिए अधिकार परीक्षा के तहत उससे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी करता है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, समानता का अधिकार भी आता है, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। इसको ये पहले था लेकिन इसको क्या कर दिया गया, बाद में हटा दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, और नागरिकता का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है एक, तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, अब मौलिक अधिकार से इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार ये है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है।
शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये भी है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मूल श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी संवैधानिक अधिकार है और मूलभूत अधिकार नहीं है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध ये मौलिक अधिकार है, और जो ये संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15, यानी अनुच्छेद 15 में किसी को सार्वजनिक स्थानों पे सार्वजनिक संपत्तियों का लाभ लेने से नहीं रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। वाक्य एवं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? तो मौलिक अधिकार में हड़ताल करने की आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि हड़ताल करने की जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती वाद ने मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी करता है? तो इसका सही आंसर है उत्प्रेषण, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होने वाला अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कोई भी विदेशी आके यहाँ पे जो जी में चाहे वो नहीं बोल सकता है। तो ये अधिकार विदेशियों को नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार है। ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया है, ये मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत दिया गया है। 14, 15, 16 और 17, 18 है, लेकिन यहाँ पे 3 है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, परमादेश याचिका यानी कि रीट ऑफ मैंडेमस का अर्थ क्या है? तो परमादेश याचिका का अर्थ हम आदेश देते हैं, ये है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो, इस आधार पे वो मना कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है? तो परमादेश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। तो 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समानता की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोलकनाथ का जो मामला था इसमें ये माना गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार का जो वाद था उसमें ये माना गया कि संविधान के मूलभूत ढांचा में भी छेड़छाड़ किए बिना संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के
मूल अधिकारों का अंश नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार को युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर है संसद के पास। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी